Hello and good afternoon to you all. So we are discussing about atomic structures. So we have left to this part in the last class. So today we are going to discuss about electromagnetic spectrums. Electromagnetic spectrum. सो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि स्पेक्ट्रम नॉर्मली स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। तो स्पेक्ट्रम्स के डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक्स रेज यहाँ पे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं किसके मतलब वेवलेंथ के हिसाब से, या नंबर ऑफ वेव्स के हिसाब से, या वेवलेंथ कहते हैं, या जिसको हम फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज में नापते हैं। इन डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने डिफरेंट कैटेगराइज करके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हम लोगों ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मेनली यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो ये पूरा रेंज है, आपको इन रेंज को याद रखना है। तो इस रेंज में जब आप डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होते हैं। मान लें हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमारे नॉर्मल रेडियोज़ में जो फ्रिक्वेंसी हम मतलब जब रेडियो में हमारा साउंड वाउंड जब मतलब हम रेडियो स्टेशंस पढ़ता है तो वो लगभग 10⁻⁶ हर्ट्ज के करीब इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। लाइक वाइज रडार्स के लिए, जो रडार्स होते हैं मेनली हम इसमें किस में रडार यूज़ करते हैं। जैसे हम मिलिट्री में जाके ऐसे एक लेज़र टाइप का होता है जो हमें फार अवे डिस्टेंस का पता देगा कि इसमें दुश्मन या जिसकी एनिमीज है कि नहीं है प्रेजेंट। या नॉर्मली शिप्स में ऐसे रडार होता है कि वो हमें बताएगा कि आगे जाके हमारे पास जो बाउंड्री है या आगे जाके हमारे पास जो रास्ता है वो साफ़ है नहीं। उसका रडार का लगभग रेंज होता है 10⁻10 हर्ट्ज के करीब। फिर हमारा यूवी रीजन आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसका रेंज लगभग होता है 10⁻16 हर्ट्ज के करीब। यूवी रीजन होता है वही जो हमारा जो सन का जो रेडिएशन होता है वही हमारा यूवी रेडिएशन होता है। इसके बाद हमारा आता है विजिबल रीजन वो रीजन हुआ जो हमें नेकेड आई से दिखेगा। विजिबल रीजन का हमारा रेंज होता है 10⁻15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज के करीब। तो ये तो इनको मेनली कैरेक्टराइज किया गया है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। फ्रीक्वेंसी को हम वी से लिखते हैं और वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। और इनका ऐसा यूनिट, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, जिसको हम एच जर्ट्ज लिखते हैं, एच जेड, जो जिसके एक साइंटिस्ट के नाम पे है, हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे ये वैल्यू है। मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हम इस पे नापते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मेनली हम यहाँ से इंट्रोडक्शन होगा हमारा प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम का। जो ऐसे बोलते हैं मतलब जो इसको क्वांटम ऐसे बोलते हैं कि क्वांटम किसी को समझ में नहीं आता मेनली, मतलब ऐसे बोलते हैं स्टेटमेंट एक कि क्वांटम किसी को समझ में नहीं आता। और जो बोलता है कि मुझे क्वांटम पूरा समझ में आता है वो बेवकूफ़ है। वो ऐसे ही फेंक रहा है टाइप का। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि जो लाइट होता है वो वेव या रेडिएशन नहीं होता। कि लाइट इज़ नॉट ए वेव, लाइट वेव नहीं होता या रेडिएशन नहीं होता लाइट। उसके हिसाब से लाइट क्या होता था, उसके हिसाब से लाइट पार्टिकल्स, लाइट का जो होता है, उसने कहा कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। उसने बोला कि लाइट की जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। और लाइट क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे चीज़ों का बना होता है, जिसको उसने नाम दिया क्या, फोटॉन्स या क्वांटा। उसने ये बोला कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर का नहीं होता, ना रेडिएशन नेचर का होता है, बल्कि जो लाइट होता है, नॉर्मल जो लाइट होता है वो लाइट उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। और वो पार्टिकल्स किस चीज़ से बना है, उस पार्टिकल छोटे छोटे चीज़ों से बना है, जिसको उसने नाम दिया है क्या, फोटोन या क्वांटा। फोटोन्स जैसे हमको नॉर्मली एड्स पे दिखते हैं फोटोन्स, पैकेट ऑफ चार्जेस, या क्वांटा चार्ज पार्ट, या क्वांटा मतलब क्वांटा, जैसे क्वांटाइजेशन वर्ड से निकला है क्वांटा।
तो हमने कहा था फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड है इनका, बंडल्स बंडल्स में फोटॉन्स होते हैं या क्वांटा होता है। उसने कहा कि हमारा जो लाइट होता है वो रेडिएशन या वेव नेचर का नहीं होता, बल्कि पार्टिकल नेचर का होता है। और उसके हिसाब से क्या था कि हमारा जो वी है वो बराबर होता था एफ लेमड़ा के। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेमड़ा हमारा वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी के वैल्यू निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा वेलोसिटी अपन लैम्बडा हुआ। अब जब यहाँ अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, उसके बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, फ्रीक्वेंसी हमारे बराबर हुई सी बाय लेमडा। तो इस केस में हमारा ई इज इक्वल टू क्या हुआ, ई इज इक्वल टू एच एफ, और ई इज इक्वल टू एफ की जगह हम क्या है सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा, और एच सी बाय ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। यहाँ से ये डिराइव किया गया कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एच सी बाय लेमडा। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। अब जब इसने ये डिराइवेशन किया इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, इसी डिराइवेशन से उसने बोला कि जो लाइट का जो नेचर होता है उसका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब ये है कि दो उसकी वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव भी करेगा, जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा, रेडिएशन की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। यहाँ से उसने ये बोला कि लाइट जो है, हमारा जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब ये है कि वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव नेचर, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, यहाँ पे आपको मतलब एक टर्म आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, ब्लैक बॉडी उस चीज़ को कहते हैं जो तमाम तमाम टाइप के मतलब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस या ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करे। एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, तमाम फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करे या रेडिएशंस तमाम फ्रीक्वेंसीज को मतलब एब्जॉर्ब करके अलग अलग रेडिएशंस अगर इमिट करे उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अगर उस चीज़ में जब रेडिएशन निकलेगा उस चीज़ को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। नॉर्मली अगर आपसे कोई कहे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो ब्लैक बॉडी हम उस चीज़ को, इन आइडियल बॉडी एक ऐसा चीज़ विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स, जो एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशंस, रेडिएशंस तमाम फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन, कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा और इमिट भी करेगा, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और ऐसे एक आइडियल चीज़ को जब वो रेडिएशन छोड़ेगा या उससे रेडिएशन चीज़ होगी उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या हुआ कि प्लैंक्स का जो थ्योरी था उस प्लैंक्स थ्योरी से इंस्पायर होके उस चीज़ पे बाकी साइंटिस्टों ने काम कर दिया, और डिब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट था जो प्लैंक्स का खुद का मतलब प्लैंक्स के अंडर ही काम करता था, वो इंस्पायर हुआ। तो उसने बोला जी, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि आपने बताया अभी कि जो लाइट होती है, सॉरी, कि जो लाइट हो कि जो लाइट होती है, आपने कहा कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक, उसने डिब्रॉगली ने हमें बताया कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर का होती है, मतलब हमें क्या प्लैंक्स ने बताया। अब उसने यहाँ पे डिब्रॉगली ने बताया कि हमारे हमारे उस टाइम पे सभी ये मानते थे कि लाइट क्या होता है, लाइट वेव नेचर का होता है। लाइट किस नेचर का, वेव नेचर का होता है। अब इस चीज़ को डिब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी, या डिब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कहते हैं कि डिब्रॉगलीज ने एक मतलब हाइपोथेसिस दी कि इस चीज़ को, ये पार्टिकल नेचर कैसे है, उसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया या एडिशन किया, ये लॉ नहीं दिया, उसने एक हाइपोथेसिस दिया, अपना एक राय दे दिया। उस हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या बोलता है, उसने ये कहा कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या मान लो हम इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करें, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग, इलेक्ट्रॉन का मास हमारा बराबर होता है 9.1 × 10⁻⁻31, बहुत छोटा पार्टिकल है।
kg, ठीक। और हमारा इसकी वेलोसिटी या इसका स्पीड, इसका मूवमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉन हमारा मूवमेंट में है, सर्कुलर मूवमेंट में, और इलेक्ट्रॉन के हमारे पास मूवमेंट होती है, स्पीड होती है लगभग वेलोसिटी स्पीड 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है। जब कोई इतनी छोटी सी चीज़ जब मूवमेंट में होगा तो मूवमेंट में तो होगा ही, जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूवमेंट में होगा, जब इतनी सी छोटी सी चीज़ इतनी स्पीड में अगर मूवमेंट करेगा तो एज ए ये हाइपोथेसिस था कि इसका डी ब्रोगली का। तो उसने कहा जब वो मूवमेंट करेगा तो क्या एज ए लाइट की तरह बिहेव करेगा, जब उसकी मूवमेंट होगी तो बिहेव एज ए लाइट, वो लाइट की तरह बिहेव ही करेगा। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, किसने किया, डेविसन डेविसन एंड जर्मर करके, डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके हिसाब से जो हमारा लाइट होता था वो वेव नेचर का होता था। जैसे कि उन्होंने क्या डिफ्रैक्शन किया, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है, वो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना था को इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है वो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन शो किया, लेकिन ये डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन शो करता है वो पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर का होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन शो करेगा तो वो पार्टिकल का नेचर का नहीं बल्कि वेव नेचर का होता है। तो यहाँ से इन चीज़ों को समाप्त करके डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया कि उसके हिसाब से उसने कहा कि हर मूविंग चीज़ का जो एग्जिस्टेंस है उस चीज़ का डुअल नेचर होगा। डुअल नेचर का कंसेप्ट यहाँ से आया, उसने कहा डुअल नेचर होगा कोई भी मूविंग चीज़ का, डुअल नेचर होगा जो लाइट की तरह एज ए वेव की तरह भी बिहेव करेगा और दूसरा पार्टिकल की तरह बिहेव करे। डुअल नेचर ने हम डुअल नेचर का कंसेप्ट हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से हुआ, जो बाद में प्रूव भी हुआ। बाद में डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव नेचर का भी होता है। ऐसे पार्टिकल नेचर को तो हमने पहले ही इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से हमें पता चला कि जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसका साइज इतना छोटा है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, वो लाइट की तरह मूव करेगा, ठीक, पार्टिकल की तरह मूव करेगा, मतलब लाइट की तरह मूव करेगा। लेकिन जब उसी इलेक्ट्रॉन को जब डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि जब इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा था, एक फिनोमिनन शो हो रहा थी जिसको हमने डिफ्रैक्शन का नाम दिया। डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिनन वाला इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था। अब ये डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिनन कौन शो करता है, वो पार्टिकल शो करता है या वो चीज़ शो करता है जिसका वेव नेचर का होता है, जिसका नेचर वेव नेचर जिसका भी होगा वो ये फिनोमिनन शो करेगा। इसी दोनों चीज़ों को समाप्त करके बोला है, मतलब डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से ये पता चलता है कि हमें कि जितनी भी चीज़ें हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होता है, डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर का, ठीक। अब जहाँ यहाँ पे हमने कहा कि डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से हर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट में हम भी आते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट नॉन, मतलब अगर कोई, मतलब जैसे गाड़ी हुआ, हवा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स भी हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की। लेकिन अब डी ब्रोगली ने ये बताया कि सभी सभी मूविंग पार्टिकल्स का डुअल नेचर होता है। लेकिन बाद में इस चीज़ को थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रोवाइज़ किया गया। तो उसने कहा कि इम्प्रोवाइज़ करने के बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने एक क्रिकेट बॉल और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ की वैल्यू आई वो बहुत कम आई, नेग्लिजिबल वैल्यूज़ आई, मतलब वो ना के बराबर वैल्यूज़ आई, बिल्कुल आई, सही आई, कोई वेवलेंथ की वैल्यू आई, मतलब अगर आई तो 0.3 या कुछ के करीब वेवलेंथ की वैल्यू आई, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आई। वाइल हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेटेड या मतलब जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू आई। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ करके बोला कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ किया, और उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक। उन पार्टिकल्स पे ही हमारा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अप्लाई होता है, जिसको उसने एक फॉर्मूला दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू सॉरी लैम्बडा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एंगुलर मोमेंटम। और लैम्बडा इज हमारा कि एंगुलर मोमेंटम हमारा किसके बराबर होता है, मोमेंटम हमारा किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी। ये है हमारा डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस का पूरा फंडा इसी में छुपा हुआ है, ठीक।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर द टाइम।